देखिए, आज का हमारा लेक्चर अक्टूबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण का सारांश है। इसमें हमने अक्टूबर 2025 की प्रतियोगिता दर्पण के सभी करंट अफेयर्स को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इससे पूर्व हम जुलाई, अगस्त, सितंबर की प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स के नोट्स उपलब्ध करा चुके हैं, जिनका हमने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। 79वां स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त 2025 को देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रस्तुत किया। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नया भारत, और नई योजनाओं की स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की है। उसमें सर्वप्रथम है सुदर्शन चक्र मिशन। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है कि प्रधानमंत्री ने इसके तहत वर्ष 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म से पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करने की घोषणा की है। इन स्थलों में अस्पताल, रेलवे जैसे सामरिक व नागरिक क्षेत्र और आस्था के सभी केंद्र शामिल हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के उद्देश्य से नई पीएम विकसित भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया, और इस योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दौरान उन सभी कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाएगी। भारत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन ये परीक्षाओं में, यानी कि पीसीएस में पूछा गया कि भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, समुद्र के भीतर तेल के भंडार, गैस के भंडार खोजने हेतु भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत की है। नेशनल क्रिटिकल मिशन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल क्रिटिकल मिशन। क्रिटिकल मिशन की मिनरल्स की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है लॉन्च किया है। इस सिलसिले में 1200 से अधिक स्थलों की खोज का अभियान चल रहा है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स में भारत आत्मनिर्भर बन सके। कर्तव्य भवन, देखिए कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 6 अगस्त 2025 को किया। और एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान, यानी कि भारत ने एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस के स्पेन स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन से अनुबंध जो कि सितंबर 2021 को किया था, उनका 16वां अंतिम विमान 2 अगस्त 2025 को भारत को प्राप्त हुआ। और बाकी जो 40 विमान भारत को प्राप्त होने थे, उनका निर्माण गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाना है। ये इनका निर्माण जो है 40 का भारत में ही होगा। नेक्स्ट है इसमें निसार उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ भी लिया गया परीक्षाओं में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निसार नासा के सहयोग से इसरो द्वारा विकसित निसार, यानी कि निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इसकी विशेषता क्या, यह उपग्रह विश्व का ऐसा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो द्विआवर्ती सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह पृथ्वी की भूमि, बर्फ की सतहों की उच्च रिजोल्यूशन, सभी मौसम, दिन और रात की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। और यह प्रक्षेपण कब हुआ, इसका 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV S16 रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया। GSLV रॉकेट ने लगभग 19 मिनट की यात्रा के पश्चात 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में निसार को स्थापित किया। देखिए ये क्या है, सन
सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? यह वह होती है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। हर बार जब वह किसी एक विशेष स्थान से गुजरता है तो सूर्य की रोशनी की स्थिति एक जैसी रहती है। प्रलय मिसाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रलय मिसाइल यह स्वदेश निर्मित है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, सुपरसोनिक है। अर्ध बैलिस्टिक प्रलय मिसाइल के 2 परीक्षण जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डीआरडीओ ने 28 व 29 जुलाई 2025 को किए हैं। इसकी रेंज क्या है? 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और विकास इसका किस किसने किया है? डीआरडीओ ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। रन संवाद 2025 ये भी महत्वपूर्ण है। ये 26 से 27 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वार कॉलेज में युद्ध कला युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय तीनों सेनाओं के बीच संवाद संपन्न हुआ। आयोजन किसने किया इसका? एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय व संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा सेना प्रशिक्षण कमान के साथ मिलकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मार्गदर्शन में रन संवाद आयोजित किया। नेक्स्ट है आईएनएस हिमगिरी। देखो आईएनएस हिमगिरी 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसका निर्माण कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। ये निर्माण कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। आईएनएस हिमगिरी का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। इसका निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है इसी में यह भी कि इस युद्धपोत का नामकरण देखते हैं कैसे पड़ा इसका, कि उस पूर्ववर्ती युद्धपोत के नाम पर किया गया है जो 30 वर्षों से अधिक समय तक सेवा के पश्चात 2 दशक, ये 2 है यहाँ, 2 दशक पूर्व नौसेना से डीकमीशन किया गया था, यानी एक तरह से रिटायर्ड हो गया था वो। और पूर्व आईएनएस जो हिमगिरी था, जो इससे पहले हिमगिरी था, वो 1974 से 2005 तक नौसेना की सेवा में रहा था। और उसी के नामकरण पर इसका नाम आईएनएस हिमगिरी रखा गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में 6 माह की वृद्धि की गई है। ये एन बीरेन सिंह द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात फरवरी में जो है 13 फरवरी को इस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डीप ओशन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से क्वेश्चन बनता ही है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक राजू रमेश और भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान की पनडुब्बी नोटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है नोटाइल भी, नोटाइल के मैनिपुलेटर का उपयोग करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5 व 6 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त को तो कितने 4025 मीटर की गहराई में गई है और 6 अगस्त को 5002 मीटर की गहराई में ये समुद्र के नीचे गए। और कोई भारतीय प्रथम बार समुद्र की इतनी गहराई पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। किसी भी भारतीय ने प्रथम बार 5000 किलोमीटर की गहराई तक नीचे समुद्र में गए। देखो महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत अपने समुद्रयान मिशन, देखो ये पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ये पीसीएस में कि समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है। तो अपने समुद्रयान मिशन के तहत 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाले स्वदेशी निर्मित मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 2027 तक रवाना करने की तैयारी, यानी कि 6000 मीटर की गहराई तक जाने का उद्देश्य निर्धारित किया है। 2027 तक भारत 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में जाएगा। और 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित करने वाला भारत जो है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पश्चात 6ठा देश बन गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है कौन सा देश बन गया है। देखो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट के आरक्षण हेतु अधिनियम संसद द्वारा पारित, यानी कि गोवा की कुल विधानसभा सीट कितनी है 40 है। इसमें एक अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही रिजर्व है और अब एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित
की गई है। तो SC ST के लिए दोनों के लिए एक एक सीट जो है आरक्षित हो गई है। कौन सी में? गोवा विधानसभा में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम क्या कर दिया गया है? परशुराम नगरी कर दिया गया है। और क्योंकि ये क्यों किया गया ऐसा कि परशुराम की जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम परशुराम नगरी किया गया। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का कितना स्थान है? 115वां, 163 देशों में, और भारत का 2024 में 116वां स्थान था। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 2009 से प्रतिवर्ष इसे जारी किया जा रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2000 में सर्वोच्च 5 राष्ट्र कौन से हैं? आइसलैंड, आयरलैंड दूसरे पे, न्यूजीलैंड तीसरे पे, ऑस्ट्रिया तीसरे, चौथे पे, और स्विट्जरलैंड पांचवें पे। और सबसे निचले पायदान पे कौन है देखते हैं। सबसे निचले पायदान पे है रूस, जो 163वां स्थान है इसका। 163वां स्थान इसका रूस का है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 25वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? तियानजिन में, चीन के तियानजिन में 21 अगस्त से 1 सितंबर तक संपन्न हुआ। यह 5वां अवसर है जब चीन की मेजबानी में SCO का सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम क्या है इस सम्मेलन की? संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। चीन ने वर्ष 2025 को SCO ईयर ऑफ द सस्टेनेबल घोषित किया है। और SCO का 26वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? यह होगा किर्गिस्तान में। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं SCO की स्थापना से संबंधित, कि संघाई 5 26 अप्रैल 1996 में 5 देशों को मिलाकर बनाता है। ये चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस व तजाकिस्तान। ये किस लिए बना था? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बना था। और इसकी SCO की स्थापना कब हुई? जब 5 जून 2001 को उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद SCO की घोषणा की गई और इसे एक पूर्ण संगठन के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि 15 जून, वास्तविक रूप से 15 जून 2001 को SCO की स्थापना हुई। 2001 को SCO की स्थापना हुई। इसमें भारत जो है और पाकिस्तान दोनों पूर्ण राष्ट्र सदस्य कब बने? इसके 2017 में, और 2023 में इसमें ईरान शामिल हुआ, और 2024 में इसमें बेलारूस शामिल हुआ। वर्तमान में अब इसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं इसके। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। बुल्गारिया वेरी इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया क्या है? 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोपीय संघ की मुद्रा यानी कि यूरो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। यानी बुल्गारिया ने भी यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो को अपनाया है। और यूरो को अपनाने वाला वह 21वां देश है। यूरोपीय संघ का 21वां देश है। बुल्गारिया की वर्तमान मुद्रा है बुल्गारियन लेव है। 1 जनवरी 2007 को यूरोपीय संघ का सदस्य बना था बुल्गारिया। और भारत व चीन सीमा विवाद समाधान हेतु विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 24वां दौर कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रानिल विक्रमसिंघे, देखो ये जो है रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन पर सरकारी धन का दुरुपयोग का आरोप लगा है, जिसके कारण 22 अगस्त 2025 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन बाद जमानत पर इन्हें रिहा कर दिया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड सोमुअल्डेजस मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा 4 से 8 अगस्त के बीच हुई है। और भारत व फिलीपींस अपनी आपसी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में जून 2022 में कार्यभार संभालने के पश्चात फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की यह पहली ही भारत यात्रा है। और भारत पर्यटकों को फिलीपींस में वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा फिलीपींस ने की है। और वह भारत की ओर से अगस्त 2025 से फिलीपींस पर्यटकों के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क पर्यटक वीजा की घोषणा भारत ने की है। और फिलीपींस जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है।
राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट दोनों पक्षों की ओर से जारी किए गए और दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प इसमें दर्शाए गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता के 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों राष्ट्रों के बीच। और मार्कोस जूनियर के पिता फर्डिनेंड ई मार्कोस सीनियर, जो 1965 से 86 के बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, सन 1976 में उन्होंने भारत की पहली यात्रा की थी, यानी कि पहले राष्ट्रपति बने थे भारत की यात्रा करने वाले। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की भारत यात्रा, जो 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में फिजी ने सदस्यता ग्रहण की है। और फिजी के रक्षा बलों के लिए एम्बुलेंस सहायता कार्यक्रम के तहत 12 कृषि ड्रोन और 2 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपहार में देने की घोषणा श्री मोदी ने की है। और इसके अतिरिक्त सुवा, यानी कि फिजी की राजधानी है सुवा जो है फिजी की राजधानी है, सुवा में 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस और जन औषधि केंद्र भी इसमें शामिल है। यह भी भारत की ओर से दिया गया है। और सिटिवेनी राबुका ने 26 अगस्त को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में ओशन डीप पीस विषय पर एक व्याख्यान भी दिया और नई दिल्ली में ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय का दौरा किया और डिजी लॉकर व आधार नामांकन प्रणाली का अवलोकन किया। भारत के देखो फिजी जो है क्यों महत्वपूर्ण है, फिजी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजी में लगभग 40% जनसंख्या जो है वो भारतीय है, जनसंख्या भारतीय है। वहां कैसे पहुंचे? भारत के सुदूर पूर्व दक्षिण प्रांत सागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र में 1869 से 1916 के बीच लगभग 60,000 से अधिक भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में ब्रिटेन ने बसाया था, यानी कि एक तरह से मजदूर के रूप में भारतीय वहां जाकर बसे थे। रूस ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कॉल पर प्रतिबंध 13 अगस्त को लगा दिया है और जापान व भारत की 15वीं वार्षिक शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जापान की यात्रा की 29 से 30 अगस्त 2025 के बीच। और पारस्परिक सहयोग के 13 समझौतों पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। और इनमें क्या है जो हस्ताक्षर किए? इनमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग का एक समझौते के तहत इसरो व जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन चंद्रयान 5 का परीक्षण जाक्सा के जो यान है जाक्सा H324L प्रक्षेपण यान के जरिए किया जाएगा। इनमें जो है मून लैंडर तो होगा इसरो का, जो जापान निर्मित जो है रोवर को लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू के साथ मियामी प्रांत के सेंडाई स्थित एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का अवलोकन श्री मोदी ने किया और टोक्यो से सेंडाई तक लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा बुलेट ट्रेन के साथ दोनों प्रधानमंत्रियों ने की। जन्म दर के लिए माता पिता को सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा चीन ने की है। देखो चीन क्या है, गिरती जन्म दर से परेशान है, गिरती जन्म दर से चीन परेशान है। चीन ने क्या घोषणा की है कि 3 वर्ष से छोटे प्रत्येक शिशु के लिए प्रति वर्ष जो है $500 की सहायता प्रदान की जाएगी। और पिछले 3 वर्षों से चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के आधार पर चीन की जनसंख्या 1.4 अरब से घटकर 2100 तक 80 करोड़ रह सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन ने क्या कहता, 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी चीन ने लागू की थी, जिसमें 1982 में यह नीति और कठोरता से लागू की और यह नीति 2016 तक यह नीति लागू रही। 2016 में दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति जो है दंपत्ति को दी गई चीनी सरकार द्वारा
और 2021 में तीसरे बच्चा पैदा करने की अनुमति भी चीनी सरकार ने प्रदान कर दी। लेकिन 2022 में यह सीमा भी समाप्त कर दी गई है। देखो कितनी परेशान है, गिरती जन्म दर से चीन भी परेशान है। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है। एसक्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक के रूपांतरण हेतु आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी। और देखो श्रेष्ठ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, श्रेष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है ये। भारत के राज्यों को उनकी दवा नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्षम बनाने के लिए एक और पहल करते हुए श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च किया है ये, जो राज्यों की दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से करता है। इसका कर्ता कौन है? इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और यह सूचकांक का उद्देश्य पूरे देश में औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना है। नियुक्तियां: डॉक्टर ए राजा राजन, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बनाए गए हैं अगस्त में। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है इन्हें जुलाई 2025 में। और ये हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, इन्हें नौसेना का नया उप प्रमुख 1 अगस्त को बनाया गया है। और सर जियो गोर जो हैं ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। और ये जो है अनीस दयाल हैं, ये अनीस दयाल, इन्हें क्या बनाया गया है? नया उप राष्ट्रीय सुरक्षाकार अगस्त 2025 में इन्हें बनाया गया, अनीस दयाल को। पुरस्कार व सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, हमेशा इससे क्वेश्चन उठते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखो वर्ष 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त को की गई थी। और इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारहवीं फेल है जो हिंदी में है और इनके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा हैं। लोकप्रिय फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, इसके निर्देशक करण जौहर हैं, ये हिंदी की है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि निर्देशन किसने किया? सुदीप्तो सेन ने, द केरल स्टोरी, ये भी हिंदी में है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान यानी कि जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और डॉक्यूमेंट्री, जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है वो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में तीनों भाषाओं में है ये। और इसके निर्देशक है ऋतुराज अग्रवाल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, ये राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनी है ये जयपुर में आयोजित हुआ था इसका फाइनल। मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश के। एक है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, जो 2024 में शंकर एहसान लोय को दिया गया है, मुंबई के हैं ये, संगीत निर्देशन के लिए दिया गया है। और सोनू निगम को पार्श्व गायन के लिए दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ये प्रसून जोशी को 2024 के लिए गीत लेखन के लिए दिया गया है। और संजय लीला भंसाली को मुंबई यानी कि ये फिल्म निर्देशन के लिए 2025 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया। कीर्ति वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य व अर्धसैनिक बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जिन वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति जारी की है। उनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, 15 वीर चक्र हैं, 16 जो हैं शौर्य चक्र हैं। इनमें 13 कर्मियां जो हैं वायुसेना के, नॉर्थ थल सेना के 4 को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया है। कीर्ति चक्र किस किस को मिला है देखते हैं। 4 वीरों को कीर्ति चक्र मिला है। और ये शांति काल में अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि एक शांति काल का परमवीर चक्र अशोक चक्र है और इसके बाद जो नंबर आता है वो कीर्ति चक्र का आता है। ठीक है, तो ये 4 को दिया गया, 4 वीरों को। कैप्टन
लाल रिनवामा साइलो को दिया गया है और कैप्टन शशांक तिवारी को दिया गया, लॉन्स नायक मीनाक्षी सुंदरम को दिया है और सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को। ये चारों के चारों थल सेना के। निधन देखते हैं किसका हुआ इस बार। अच्युत पोद्दार, ये बॉलीवुड में जो महत्वपूर्ण अभिनेता है, ये वरिष्ठ अभिनेता है और इनका निधन जो है महाराष्ट्र के थाने में हुआ। इन्होंने कौन सी भूमिका निभाई? 3 इडियट्स में प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी इन्होंने, महत्वपूर्ण। शिबू सोरेन है, ये झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ये शिबू सोरेन केंद्रीय मंत्री में, इनका दिल्ली में 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक, जो 2017 से 2022 के बीच बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। ये इनका निधन 5 अगस्त को हो गया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब 370 धारा 370 हटाई गई थी, ये उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वर्ष दिवस सप्ताह देखते हैं, महत्वपूर्ण वर्ष दिवस सप्ताह है। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह है। 2 अगस्त को क्या है? दादरा व नागर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ है। 3 अगस्त को मैत्री दिवस है। भारत यानी कि अगस्त का पहला रविवार। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस है, जो विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में यानी क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। ये महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को इसे मनाने का निर्णय लिया था। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर 1999 को प्रस्ताव पारित कर पहली बार 12 अगस्त 2000 को यह दिवस मनाया था। और भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 1985 से मनाया जाता है। ये 12 अगस्त को विश्व गज दिवस है। 14 अगस्त को विश्व पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और 14 अगस्त को वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 14 अगस्त 2021 को की थी। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 16 अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस है। यह अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इंडोनेशिया का 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को हुई थी। और इसी उपलब्धि की स्मृति में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 26 अगस्त को बेंगलुरु में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति, जन्म दिवस के स्मृति में ये मनाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ ओवरशूट डे, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है, मनाया गया है। इस वर्ष जो है ये 24 जुलाई को मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? अर्थ ओवरशूट डे वह तिथि है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध कुल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है। यानी कि 2025 की स्थिति क्या है? इस वर्ष यह दिन 24 जुलाई को मनाया गया। इसका अर्थ यह है कि पूरे वर्ष 2025 के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव ने वर्ष के शुरू से लगभग 7 महीने यानी कि 24 जुलाई तक ही कर लिया। महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं। अ न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन मेहरान गुल ने लिखी है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम,
रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है ये किताब। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ है, एमिली हेनरी ने लिखी है। ह्यूमन एज इन द एआई एज, नितिन सेठ ने लिखी है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, ऋत्विक सिंह ने लिखी है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कौन साइज इंट्रोडक्शन, ये शशि थरूर ने लिखी है। नो मिनिस्टर, नेविगेशन पावर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद स्टिली रिजोल्व, जो सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है। और मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ विविध देखते हैं। रूस में 8.8 का तीव्रता भूकंप, ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड रूप में आया था। ये रूस के प्रायद्वीप कामचटका में 30 जुलाई 2025 को ये भीषण भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर पैमाने पर 8.8 तीव्रता थी और अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक गिना जा रहा है। ये बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में 4 अगस्त 2025 को किया गया। विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में यह आयोजित किया गया। साइनेक्स 2025, ये भारत व श्रीलंका की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास साइनेक्स का 12वां संस्करण श्रीलंका के कोलंबो के तट पर 14 से 18 अगस्त 2025 को संपन्न हुआ। और इसमें भारत के किस किस ने भाग लिया? आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए। गुवाहाटी में स्थापित होगा देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM। पूर्वोत्तर में शिलोंग के पश्चात यह दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है। ये और ये है रुद्रास्त्र मालगाड़ी, देश की लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी रुद्रास्त्र मालगाड़ी का परिचालन किया गया है। ये कौन से? चंदौली के गज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक ये 209 किलोमीटर की दूरी औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे 10 मिनट में तय की थी। खेलकूद देखते हैं, महत्वपूर्ण है खेलकूद। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जुलाई 2025 के लिए ये शुभमन गिल थे। महिलाओं का आईसीसी विश्व कप जो है 2025, ये कहाँ है आयोजित हुआ? ये 30 सितंबर से और ये 2 नवंबर 2025 के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में एक दिवसीय क्रिकेट महिलाओं का ये 13वां आयोजन किया जाएगा। और इसमें ये है हमारी अक्टूबर की, इसमें भारतीय टीम विजयी रही है। टीम ने यानी भारत ने टीम विजयी रही है, भारत ने इसे जीता, भारत ने इस कप को जीता। विजेता इसमें भारत है। पुरुषों का 17वां एशियाई कप क्रिकेट ये है, ये कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात को। ये भी भारत ने जीता, ये भी भारत ने ही जीता है, भारत ने जीता ये भी, क्योंकि अब ये संपन्न हो चुका है इस समय तक। महिलाओं का यूरो कप फुटबॉल 2025, ये किसने कहाँ हुआ? बासेल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ इसका फाइनल और इंग्लैंड विजेता रहा है और स्पेन इसमें विजेता रहा। महिलाओं का यूरो कप का 15वां आयोजन जर्मनी में 2029 में होगा, यानी कि हर 4 वर्ष के अंतराल पर यह विश्व कप होता है। महिलाओं का कोपा अमेरिका कप 2025 ये इक्वाडोर में हुआ था। 11 जुलाई से 2 अगस्त 2025 के बीच ये ब्राजील ने जीता है। कोलंबिया इसमें उपविजेता रहा है। ये ड्यूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ये ड्यूरंड कप है। ये विजेता कौन रहे? इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता रहे और उपविजेता रहे डायमंड हार्बर रहे हैं। ईस्ट एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड का ये 134वां संस्करण था और यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरे वर्ष ड्यूरंड कप जीतने वाला बन गया है। 64वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुई? चेन्नई में हुई। इसमें पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता? वो तमिलनाडु ने जीता। ओवरऑल चैंपियन भी इसमें तमिलनाडु ही रहा है और हरियाणा का इसमें दूसरा स्थान रहा। और सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे विशाल टीके,
तमिलनाडु ये 400 मीटर रेस में थे ये, और इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में। अंकिता है, ये उत्तराखंड की है, ये 3000 मीटर की जो है, ये 3000 मीटर की स्टीपल चेज में इन्होंने विनर रही हैं ये। और खालिद जमील ये भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच हुए हैं। और विश्व जलीय खेल चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। पहले 5 राष्ट्र हैं इसमें, पहले पे है चीन, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे अमेरिका, तटस्थ खिलाड़ी और फ्रांस। तटस्थ खिलाड़ी यानी कि जो किसी भी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। स्मरणीय तथ्य हैं इसमें, 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम, एट होम ये होम कार्यक्रम है, कार्यक्रम के लिए भेजी गई नियंत्रण किट में किन 4 प्रमुख लोक चित्रकलाओं को प्रदर्शित किया गया था? टिकुली कला और पट्टचित्र, तालपत्र चित्र और पैंतकर चित्रकला। नेक्स्ट इसमें, हाल ही में गोवा विधानसभा में विधायकों ने राज्य में बैल लड़ाई को वैध बनाने के लिए समर्थन जताया। स्थानीय रूप से यहां बैल लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है धीरियो या धीरी। हाल ही में केरल में स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मैनीगोइनसेफेलाइटिस के कारण अलर्ट जारी किया है। ये किस लिए किया है? निगलेरिया फाउलेरी के लिए। ये दिमाग को खाने वाला अमीबा कहा जाता है इसे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने पहली बार कोई व्यक्तिगत पदक जीता है? रमेश बुधियाल ने कांस्य पदक जीता है। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य को हराकर यह खिताब जीता है? हरियाणा को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में मासिक बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जून 2025 में 5.6 से घटकर जुलाई 2025 में कितनी प्रतिशत रह गई? यानी कि 5.2% रह गई। लखनऊ के काकोरी ट्रेन कांड ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए? यानी कि 100 वर्ष कब किए? 9 अगस्त 2025 को किए हैं। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व के स्वदेशी आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय जो है 2025 में क्या था? तो विषय था इसका स्वदेशी लोग और एआई अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट है, तेजी से बर्फ पिघलने के कारण चर्चा में आया पेरिटो मेरिनो ग्लेशियर किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? ये अर्जेंटीना के अधिकार क्षेत्र में आता है। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने रूबेला, जिसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है, को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर लिया है? नेपाल ने किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, से मुक्त घोषित किया है? किसने किया है? केन्या को इससे मुक्त घोषित किया विश्व यानी कि WHO ने। किस देश ने वर्ष 1987 को मध्यम दूरी की मिसाइल से संबंधित परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? यानी रूस ने की है। ये रूस और अमेरिका के बीच है, ये रूस और अमेरिका के USA के बीच ये संधि है, के बीच है ये संधि। संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगस्त 2025 को अपनी स्थापना का कौन सी वर्षगांठ बनाई है? 15वीं। और उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है?
दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट है इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP30 का 30वां सत्र नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि बेलेम ब्राजील में। और प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंगदान दिवस का विषय क्या था 2025 का, आह्वान का उत्तर देना। तो यह था हमारा लेक्चर। आशा करता हूं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगला लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुधार आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।